नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। पिछले दिनों नादिगंज थाना इलाके के केसौरिया गांव में जो घटना हुई, मतलब बालू धंधेबाजों के द्वारा या बालू तस्करों के द्वारा, जो कहिए, एक नादिगंज थाना के जमादार नागेंद्र कुमार सिंह के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया और उसके बाद वो मामला लगातार सुर्खियों में है। बहुत सारे तरह के उसमें विवाद भी अब जुड़ रहे हैं। तो पहले घटना आपको जानकारी है ही, लेकिन नटशल में बता देते हैं। और ये जो हम बताएंगे घटनाक्रम, और उस घटनाक्रम का सत्य क्या है, पुलिस की एक्चुअल भूमिका क्या है, कार्रवाई किस प्रकार से हो रही है, कई एक बिंदु है, उस पर हम आपको डिटेल्स बताएंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बड़ा ही दिलचस्प खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। कई पक्ष हैं इस खबर के। आखिरकार पुलिस ही पीड़ित पक्ष है, तो थानेदार सस्पेंड क्यों हो गए या लाइन हाजिर क्यों हो गए, एक बड़ा सवाल है। वहां के थानेदार है आदित्य कुमार, और वो जो घटनाक्रम हुआ था उसका एफआईआर भी आदित्य कुमार के बयान पर ही दर्ज हुआ है। कांड संख्या 158/2026 और बीएनएस की विभिन्न धाराओं में वो एफआईआर दर्ज हुआ है। तो एफआईआर में जो सूचक हैं, थानाध्यक्ष, तत्कालीन थानाध्यक्ष, अब तो नहीं रहे वहां, आदित्य कुमार के द्वारा कहा गया है कि थाना को सूचना मिली, मतलब करीब 3 बजे दिन में, कि केसौरिया इलाके में 20 से ज्यादा अवैध बालू लदा हुआ ट्रैक्टर केसौरिया के रास्ते कहीं गुजर रहा है। सूचना के आलोक में टीम गठित किया इन्होंने, वरीय अधिकारियों को सूचना दिया जो एफआईआर बता रहा है उसके हिसाब से, और ये लोग रेड करने के लिए गए। और रास्ते में क्या हुआ कि जब कोई पथरा पर जगह है, वहां पर जब ये पहुंचे, मतलब केसौरिया पथरा पर के पास पहुंचे, तो देखे कि कुछ ट्रैक्टर गाड़ी अनलोड करके भागा जा रहा है पुलिस को देख करके। तो उसी को पकड़ने का प्रयास इन लोगों के द्वारा किया गया, और उसी में एक जमादार जो नागेंद्र कुमार सिंह हैं, उनके ऊपर मतलब अनियंत्रित चालक मतलब ट्रैक्टर को भगा रहा था और चढ़ा दिया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। एफआईआर का एक पार्ट ये है, घटनाक्रम का एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट आगे उसमें कहा गया है कि जैसे ही मतलब ये जख्मी हुए, उसके बाद काफी संख्या में ग्रामीण वहां जुट गए, और ग्रामीण हरबे हथियार के साथ जुट गए, ईटा पत्थर भी था, और पुलिस को टारगेट करके जो है सो पथराव उथराव वगैरह करने लगे। किसी प्रकार हम लोग वहां से जो जख्मी दरोगा थे उनको निकाल करके, जमादार नागेंद्र कुमार उनको निकाल करके हम लोग लाए, और उसमें जो पथराव वगैरह हुआ उसमें 2 चौकीदार और एक अन्य पुलिस अवर निरीक्षक दिनेश कुमार, संभवतः पुलिस निरीक्षक जो दरोगा हैं, वो भी घायल हुए पथराव में। ट्रैक्टर से तो की चपेट में आने से या ट्रैक्टर चढ़ाने से जो घायल हुए तो नागेंद्र कुमार सिंह थे। इसके अलावा जो ग्रामीणों का पथराव हुआ, जो एफआईआर बता रहा है, उसके हिसाब से दिनेश कुमार और चौकीदार अमित कुमार था शहनवाज भी जख्मी हुए। ये लोग इस घटनाक्रम के बाद, पथराव उथराव के बाद, जो दूसरा पार्ट है वो लेकर के, जो घायल, जो गंभीर रूप से घायल थे, जमादार साहब नागेंद्र कुमार सिंह, उनको नवादा लाए, और नवादा के मेडी स्टार हॉस्पिटल में इन लोगों को एडमिट कराया। उसके बाद प्रारंभिक या प्राथमिक इलाज के बाद रेफर कर दिया गया मेदांता, पटना में संभवतः वो इलाजरत है। कहानी का दूसरा पार्ट हो गया एफआईआर का। अब इसमें जो तीसरा पार्ट उसमें यह है कि इसका एफआईआर दर्ज किया गया घटनाक्रम का। उसमें दारोगा जी का जो बयान है कि कौन, मतलब हम लोगों ने पहचान किया कौन कौन लोग थे हमलावर, जो ईटा पत्थर से लेकर के हमला किया, हरबे हथियार से लैस होकर के जो ग्रामीण थे उसमें कौन कौन शामिल थे। तो 60 लोगों को इन लोगों ने पहचाना है, और जो एफआईआर है उसके हिसाब से 40 पुरुष और 20 महिला को नामजद किया गया है। और अभियुक्तों की सूची में जो 61वां नाम दर्ज किया गया है उसमें 20-25 अज्ञात का है, मतलब 20-25 अप्राथमिकी अभियुक्त हैं और 60 नामजद अभियुक्त हैं।
जिसमें मुख्य आरोपी बनाया गया है अजीत यादव को। पिता हैं कृष्ण वल्लभ यादव, इसके बाद गोपाल यादव सन ऑफ डोमी यादव, चंदन यादव सन ऑफ गोपाल यादव, नंदन यादव सन ऑफ गोपाल यादव, शिवराम कुमार सन ऑफ मुद्रिका यादव, सागर कुमार सन ऑफ मुद्रिका यादव, अमरेश कुमार सन ऑफ शिवालक यादव, इसके अलावा है पिंटू राजवंशी सन ऑफ भाजो राजवंशी, फिर है मनीष राजवंशी, रामवृष राजवंशी। इसी प्रकार कुछ महिलाओं का नाम जो है समा देवी, कौशल यादव, रेणु देवी, पवन कुमार, परिया देवी, अरविंद प्रसाद, फुलवा देवी और रंजना कुमारी। मेन रंजना देवी का नाम इसलिए कि एफआईआर के जो सबसे पहले अभियुक्त बनाए गए अजीत यादव, उनकी पत्नी है रंजना देवी, जो एफआईआर के सबसे अंतिम नाम 60वां नाम उनका है रंजना देवी। तो रंजना देवी का नाम जो एफआईआर में लाया गया है, जो ट्रैक्टर आरोप लगाया कि इस ट्रैक्टर ने जमादार साहब पर चढ़ाया, जान मारने का प्रयास किया, वो ट्रैक्टर जो है सो रंजना देवी के नाम पर है। हालांकि गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, बिना नंबर की गाड़ी थी, लेकिन इंजन नंबर 33 नंबर से सर्च करने के बाद रंजना देवी पति अजीत यादव का नाम आया और रंजना देवी भी एफआईआर एक्यूज बनाई गई 60वें नंबर। मतलब पति एफआईआर के पहले अभियुक्त और पत्नी एफआईआर के नामजद में सबसे अंतिम अभियुक्त रंजना देवी। इसके अलावा और लोग हैं, जिसमें कुल पुरुष 40 और 20 महिला, कुल 60 लोग हैं। और इसका अगला पार्ट जो कहानी का यही है कि पुलिस उसमें तो लौट गई और उसके बाद ये जो जमादार साहब घायल थे उनको इलाज कराने के बाद फिर पुलिस पहुंची और जो दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर था उस ट्रैक्टर को जब्त करके लाई। उसके बाद देर रात पुलिस गांव पहुंचती है और उसी 13 तारीख की देर रात गांव पुलिस पहुंचती है और कुछ लोगों की तलाशी, मतलब कई घरों की तलाशी ली जाती है और उस दौरान 6 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है। 6 वो पुरुष सदस्य थे। 6 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है और सभी लोगों को थाने लाया जाता है। अगला स्टेप इसका कहानी का यह है कि अगले दिन यानी 14 मई को पुलिस फिर से गांव में दोपहर में करीब पहुंचती है और कई घरों को सर्च करती है और वहां से कुल 22 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें 19 महिला और 3 पुरुष थे। टोटल 28 गिरफ्तारी इस मामले में हुई है और सभी को का चालान कर दिया गया, यानी कि सबको जेल भेज दिया गया है। अब कहानी के आगे के पार्ट में हम आते हैं, जो कि कहानी का जो इस वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है, मूल आधार है वो कि दारोगा जी जो थानाध्यक्ष थे वो क्यों सस्पेंड हो गए। आपको पता है कि जब घटनाक्रम हुआ तो एसपी भी पहुंचे, डीएसपी भी पहुंचे और सबसे बड़ी बात है कि आईजी मगध प्रक्षेत्र पुलिस महानिरीक्षक जो हैं विकास वैभव, जो हाल ही में योगदान दिए, और अगर मुख्यालय गया से अगर बाहर कहीं विजिट हुआ तो मेरे समझ से नवादा ही पहली बार वो अपने क्षेत्र में कहीं ज्वाइन करने के बाद कहीं मूव किए तो नवादा आना पड़ा और वो घटना पुलिस से जुड़ा हुआ था। तो वो आए और उसके बाद जो डायरेक्शन वगैरह जो उन्होंने दिया, कार्रवाई तो पहले ही हो चुकी थी, मतलब गिरफ्तारियां जो होनी थी हो चुकी थी, एफआईआर जो होना था हो चुका है, लेकिन उनके आने और जाने के बाद थानाध्यक्ष वहां के हटा दिए गए। आदित्य कुमार क्यों हटे भाई? पीड़ित पक्ष भी पुलिस ही है और एक्शन भी उसी पर हो गया, वो कांड के सूचक हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों हुई? तो बहुत सारी बातें निकल करके आ रही है। जब हमने इसमें जांच पड़ताल किया तो सबसे पहले तो एफआईआर में ही बहुत सारा झोल है। 60 लोगों को पहचान पाना, 60 में तो चलिए 2 तो 58, 2 माइनस हम कर सकते हैं, चूंकि जो ट्रैक्टर जब्त हुआ उसमें पति पत्नी का नाम था अजीत यादव और रंजना देवी, तो ये तो आइडेंटिफाई हो गया। बाकी 58 लोगों को जो नामजद किया गया, बताइए कि हमें तो बड़ा आश्चर्य होगा कि किसी एक गांव के, एक गांव ने 2 गांव, जो 60 नामजद हैं उसमें 59 लोग जो है सो केसरिया गांव के हैं और एक महिला जो है फुलवा देवी, पति संभवतः विमल प्रसाद डोहरा गांव के हैं। और इसका मतलब ये हुआ, कुछ लोग बता रहे हैं कि फुलवा देवी का संभवतः मायके है वह गांव केसौरिया, वो अपने मायके गई थी और वहां गिरफ्तारी हो गई उसकी। तो मोटा मोटी मतलब 60 में जो नामजद हैं 59 केसौरिया के हैं और 1 डोहरा के हैं। खैर, तो हुआ ये कि कोई भी पुलिस वाले, थानाध्यक्ष या
थाना के जो भी पदाधिकारी वहां पर थे जिसमें हमला हुआ, तो भीड़ में 60 लोगों को आइडेंटिफाई कर लेना कि हमने पहचान लिया, बहुत आसान चीज नहीं होती है। बहुत सारे थाना अध्यक्ष थाना में 2 साल 3 साल का कार्यकाल पूरा करके विदा हो जाते हैं, लेकिन पूरे क्षेत्र के 60 लोगों को पहचान नहीं पाते हैं। और एक गांव के 59 लोगों की पहचान इन लोगों ने कर लिया, और वो भी कुछ देर के मूवमेंट में, और सबको एफआईआर एक्टिवेट बना दिया गया। ये संभव है क्या? कोई भी चैलेंज कर दे सकता है कि किसी भी थाना अध्यक्ष को निकाल लीजिए, किसी एक गांव में 60 लोगों की पहचान कर ले। संभव नहीं दिखता है। एफआईआर का एक लेचे जी है। तो आखिरकार अच्छा, दूसरा ये है कि ये इन्होंने कहा कि 20 के करीब लार्जनर, जो एफआईआर में है कि 20 के करीब बाइक सवार लार्जनर भी थे। 20 ट्रैक्टर तो लोडेड सूचना थी ही, और सबको ग्रामीणों ने हमला करके वो जो लोडेड ट्रैक्टर था भगा दिया, और यही एक ट्रैक्टर जो है सो जो एक्सीडेंट हुआ था वो संजोग से वो खाली ट्रैक्टर था, मतलब उससे बालो लोड नहीं था, और उसी से जमादार साहब चप गए, इसकी चपेट में आ गए। तो फैक्ट क्या है? फैक्ट जो बता रहे हैं, अगर ये वीडियो वरीय पुलिस पदाधिकारियों तक पहुंचे, हम तो प्रयास करेंगे पहुंचा ही देंगे, तो कुछ बिंदु पर जांच करने की जरूरत है। और संभवतः हमें ऐसा लगता है कि ये सारी बातें वरीय अधिकारियों के, मतलब कि एसपी साहब और आईजी जब पहुंचे हैं तो जांच में ये बात प्रारंभिक तौर पे आ ही गई होगी, इसीलिए दरोगा जी, थानेदार जी नप गए। जो ये बताया ये जा रहा है, सबसे पहला तो एफआईआर में सबसे बड़ा लेचेज ये है कि 60 लोगों की पहचान कर पाना किसी भी घटनास्थल पे बड़ा मुश्किल होता है, और इन्होंने एफआईआर किया और नेम्ड एफआईआर कर दिया सब लोगों का। जबकि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि वहां पुलिस पर किसी प्रकार का कोई हमला हुआ ही नहीं था, ग्रामीणों का कोई जो है सो वहां पर मौह नहीं जुटा था। सिंपल सा घटनाक्रम ये था कि पुलिस जब पहुंची तो 3 ट्रैक्टर, मतलब समझिए अनलोड गाड़ी था, वो भाग रहा था, या तो पुलिस को देख करके या अपने रास्ते से गुजर रहा था। पुलिस वालों ने पकड़ने का प्रयास किया तो जो सबसे पीछे का ट्रैक्टर था, उस ट्रैक्टर को पकड़ने के, जब्त करने के लिए, मतलब जो कुछ गुत्थम गुत्थी टाइप का हुआ या जबरन बल रोकने का प्रयास किया गया, उसी में जमादार साहब ट्रैक्टर की चपेट में आ गए, और ट्रैक्टर का संभवतः पिछला चक्का, डाला का पिछला चक्का उनके पैर पर चढ़ा, जो भी हुआ वो जख्मी हो गया। उसके बाद जब चूंकि पुलिस के साथ घटना हो गया, तो लोग ये बताते हैं कि ग्रामीण तो और भाग गए गांव खाली करके कि पुलिस के साथ घटना हो गई। अब पुलिस वाले एफआईआर में कह रहे हैं कि जब जमादार साहब जब ट्रैक्टर की चपेट में आ गए तो 60, मतलब समझिए कि 60 वो और 20-25 अज्ञात, करीब 80-85 लोग जुट गए हरवे हथियार से लैस होकर के, और इसके अलावा ईटा पत्थर से, और पुलिस पर पथराव किया, और उसमें 2-3 लोग और जख्मी हो गए, और उसके बाद 2-3 पुलिसकर्मी और जख्मी हो गए। फिर किसी प्रकार हम लोग वहां से जान बचा करके निकले। तो ये कोरा बकवास ग्रामीण जो हैं या प्रत्यक्षदर्शी जो हैं वो बता रहे हैं कि पुलिस टीम पर किसी प्रकार का हमला नहीं हुआ। दूसरा पहलू यह है कि 60 लोगों की पहचान करना मौह में बहुत आसान नहीं होता। नेम्ड किया गया तो क्यों किया गया, किस प्रकार किया गया, क्या मामला था, नहीं, लेकिन कहीं न कहीं वरीय अधिकारियों तक ये बात आ गई है, और इसीलिए थानाध्यक्ष पर कार्रवाई है। दरअसल बताया यह जा रहा है, आज सोशल मीडिया पर भी कहीं खबर देख रहे थे, मतलब एक चल रहा था फेसबुक पे, एक सज्जन लिखे हुए थे कि हमने आईजी और डीजीपी को कंप्लेन कर दिया था। कहा यह जा रहा है कि थानाध्यक्ष की ही मिली भगत बालू माफिया से थी। एक अच्छी खासी मोटी रकम का मंथली आदान प्रदान होता था। सत्य क्या हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो चर्चा है, जो गॉसिप है, सच भी हो सकता है। 5 से 6 लाख रुपया पर मंथ की वसूली होती थी। इस महीने में संभवतः जो निर्धारित रकम था उससे कम पहुंचा था, कारण कि जो बालू के ठेकेदार थे या बालू तस्कर थे, धंधेबाज थे, इनलीगल धंधा करने वाले लोग, इन लोगों का कहना था कि राजगीर में मलमास मेला लग रहा है, ऐसे में आगे 1 महीना काम बंद रहेगा, क्योंकि अधिकांश बालू जो इनलीगल माइनिंग होता है वहां पे पंचाने नदी में, उस इलाके में, नारदीगंज राजगीर के इलाके में, वो उसका खपत राजगीर इलाके में ही होता है। तो इन लोगों का कहना था जो अवैध धंधेबाज हैं कि अब तो 1 महीना मलमास मेला में गाड़ी का नो एंट्री रहेगा, तो हम लोग उतना कमा नहीं पाएंगे, तो हम आपको देंगे कैसे। कहा तो यहां तक जा रहा है कि पैसा जो है सो जो कुछ पहुंचाया गया था, दरोगा जी इतने नाराज थे कि पैसा उन्होंने लौटा दिया था कि नहीं, इतना नहीं लेंगे, जो हमको मेरा निर्धारित है वो दो। और वो पैसा, वो जो शुल्क, मासिक शुल्क था, वो नहीं पहुंच पाया, इसलिए उन्होंने वो कुछ गाड़ी को पकड़ धकड़ करने के लिए, रेड करने के लिए गए, और इस प्रकार का घटनाक्रम हो गया। और हमें लगता है कि आंशिक तौर पर ही सही, लेकिन कुछ बातें तो है
जो कि जांच में वरीय पदाधिकारियों की जांच में बात सामने आ गई और इसीलिए थाना अध्यक्ष को वहां से हटाया गया। तो फैक्ट क्या है, जांच होनी चाहिए। सम्राट की पुलिस अगर स्मार्ट बनने का प्रयास कर रही है तो निश्चित तौर पे जो भी कोई दोषी हो, चाहे इनलीगल खनन करने वाले हों, पुलिस टीम पर हमला करने वाले हों, या प्रायोजित तरीके से इनलीगल धंधा कराने वाले, चाहे माइनिंग डिपार्टमेंट के लोग हों या फिर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हों, उन लोगों पर भी सख्ती होनी चाहिए, नकेल कसी जानी चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरे प्रसंग में हमने आपको बहुत कुछ खबर बता दिया और 2-3 बिंदु पर तो जांच होनी बहुत आवश्यक है कि क्या सचमुच में 20 लार्जनर थे और 20 से ज्यादा ट्रैक्टर भाग रहा था तो कहाँ गया, किस दिशा में भाग गया। जमादार साहब जख्मी 60 लोगों को कैसे इन लोगों ने पहचान लिया। हमें नहीं लगता कि नवादा के हिस्ट्री, नवादा में बहुत सारी बड़ी बड़ी घटना हुई है, लेकिन 60 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाने का इस प्रकार का मामला मेरे संज्ञान में बहुत ज्यादा कुछ रियर केस में ही होता होगा। और ये तो रियरेस्ट टाइप का केस लगता है कि 60 लोगों को मॉब में पहचान लिया और नामजद बना दिया गया और दरोगा जी ने पहचान लिया। जरूर कुछ न कुछ अंदर का खेल था, जो कहानी गॉसिप सामने आ रही है। इसकी जांच होनी चाहिए और थाना अध्यक्ष को अगर हटाया गया है और कौन कौन पुलिसकर्मी उसमें शामिल हैं, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सिर्फ नारदीगंज इलाके की नहीं, बालू का खेल बहुत लंबा है और थाना इलाकों में जहां जहां इस प्रकार का अवैध धंधा हो रहा है, गोरख धंधा हो रहा है, सब पर जांच और कार्रवाई की जरूरत है, नकेल कसने की जरूरत है। तभी सम्राट की पुलिस स्मार्ट कहला पाएगी, और नहीं तो बहुत सारे सवाल इसी प्रकार उठते रहेंगे। फिलहाल स्थिति यही है कि गांव में, केसौरिया गांव में लगातार पुलिस का जो रेड हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है। अधिकांश पुरुष सदस्य फरार हो गए हैं, जो पकड़ा गए। कुछ एक लोग गांव में बचे हुए हैं, तो वो भाग कर इधर उधर रहते हैं। फिर जरूरत के हिसाब से घर में खाना खाते हैं, फिर मतलब गांव घर से बाहर ही रहते हैं। ये आलम बना हुआ है। मवेशियों को चारा खिलाना मुश्किल हो गया। बहुत सारे लोग तो जो अगल बगल में नाते रिश्तेदार हैं, वहां अपने मवेशी को खोल करके लेके चले गए हैं। जिनकी माँ पुलिस गिरफ्त में जा चुके हैं, उनके बच्चे के सामने भोजन के लाले पड़ गए हैं। ये ऐसी स्थिति है, गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन खैर, अगर जो दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई पर किसी को ऐतराज नहीं होगा। लेकिन अगर पुलिस एक प्लॉटिंग बना करके षड्यंत्र के तहत कोई कार्रवाई करती है तो सवाल उठेंगे। हमें लगता है कि इस मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निश्चित तौर पे ग्रामीणों की ओर से कंप्लेन इस मामले में वरीय अधिकारियों तक जाएगा कि पुलिस का एक्शन निर्दोष लोगों पर भी हुआ है। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। दोस्तों, कुछ और अपडेट्स आएगा, हम आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक अपील की, अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।